हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की एक वीडियो हमारे टॉपिक पर है जो ईटीएफ में पैसा कैसे लगाया जाए। ईटीएफ में पैसा लगाना हमेशा से ज़्यादा सेफ माना गया है, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्क की इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ईटीएफ में कोई एक ही कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, बल्कि एक बुके होता है, कुछ कंपनीज का एक ग्रुप होता है जिन कंपनीज के ऊपर हम यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ईटीएफ एक्चुअल में किसी भी एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से कोई एक इंडेक्स आगे बढ़ेगा, ईटीएफ क्योंकि उसका बिल्कुल सेम रेप्लिका होता है, सेम उसी प्रोपोर्शन में उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाया जाता है जिन कंपनीज से वो इंडेक्स बना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50 स्टॉक से मिलकर बनी है, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट 50 कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक या फिर एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह। तो जिस जिस रेशो में निफ्टी में इन कंपनीज की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जितना प्रोपोर्शन है, उसी हिसाब से निफ्टी ईटीएफ में खरीदारी की जाती है। और हम क्योंकि निफ्टी ईटीएफ में ही पैसे लगाते हैं, तो जिस स्पीड से निफ्टी बढ़ती है या जिस स्पीड से निफ्टी नीचे आती है, उसी स्पीड से निफ्टी ईटीएफ ऊपर जाता है, नीचे जाता है। क्योंकि यहां पर म्यूचुअल फंड हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट इन ईटीएफ में ना के बराबर होती है, क्योंकि वो कुछ भी इसमें फेरबदल नहीं करते। जैसे जैसे निफ्टी में इन स्टॉक्स की परसेंटेज होती है, सेम सेम परसेंटेज में इन स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। तो अपना माइंड वहां पर एज सच सिर्फ और सिर्फ सेम पोजीशन बनाने में लगाया जाता है, लेकिन अलग से अपनी ओपिनियन नहीं रखी जाती कि रिलायंस में ज्यादा पैसा लगा लें या एचडीएफसी बैंक में ज्यादा पैसा लगा लें या किसी में कम लगा लें। सेम ही रेशो में पैसा लगाया जाएगा, जिस रेशो में इन कंपनीज की यहां पर रिप्रेजेंटेशन होगी उस इंडेक्स में। तो इस तरीके से काफी सारे इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, या फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, या फिर निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, निफ्टी के कंज्यूमर इंडेक्स है, और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स हैं। तो बहुत सारे इस तरह के इंडेक्स हैं। एनर्जी इंडेक्स भी है, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी है, पीएसयू इंडेक्स भी है, काफी सारे इंडेक्स हैं। और उसी को रिप्रेजेंट करते हुए यहां पर ईटीएफ है। लेकिन ईटीएफ उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मेन मेन निफ्टी के यहां पर इंडेक्स हैं, उनके ईटीएफ हैं। तो यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स भी इसी तरीके से है। निफ्टी आईटी, हम सबको पता है कि आईटी कंपनीज पिछले एक साल से अच्छा नहीं किया, वो नीचे हैं। और नीचे आने के जो रीजंस हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लगातार बहुत बड़ी रैली आई थी। उस रैली के बाद जो डिमांड थी, जो ह्यूज डिमांड आ रही थी कोविड के बाद, बिकॉज एवरीबडी वाज गोइंग ऑनलाइन और सब लोग घर से काम कर रहे थे, वो डिमांड थोड़ी सी रुक गई। और जैसे ही डिमांड थोड़ी सी रुक जाती है, तो यहाँ डिमांड रुकने का मतलब कभी भी ये नहीं होता, ध्यान से समझना, कि जो अर्निंग है वो कम हो गई या प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, नहीं, आगे बढ़ने की स्पीड कम हो गई। सो सपोज पहले गाड़ी 80 की स्पीड पर चल रही थी, तो आप मानकर चलो कि अभी 50 की स्पीड पर चल रही है, लेकिन बढ़ आगे ही रहे हैं, चल आगे ही रहे हैं, मंजिल की तरफ ही जा रहे हैं, हम दूरी ज्यादा ही तय कर रहे हैं, बस स्पीड कम हो गई है। तो जैसे ही ये स्पीड कम हो जाती है, तो ओवरऑल जहां तक हमें पहुंचना है, वहां तक की जाने का टाइम इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये मानते हुए कि शायद अगर हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे, तो जो मंजिल यहां से 400 किलोमीटर है, वहां पहुंचने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से 10 आवर्स लगेंगे। लेकिन अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, 80 कर दिया जाए, तो 5 आवर्स लगेंगे। तो ये एक परसेप्शन होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये परसेप्शन क्या करता है कि जैसे ही हमारी स्पीड कम होती है, हम सोचते हैं अब सब कुछ बेकार हो गया, प्राइस नीचे आने लगता है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हुई, गाड़ी अभी भी चल रही है, जहां तक पहुंच चुके हैं वहां तक तो है ही, उतना तो प्रॉफिट आएगा ही, कस्टमर उतना तो है ही, उससे आगे ही है। लेकिन ना, क्योंकि स्विंग्स चलती हैं, जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो अपने फाइनेंशियल्स के इंप्रूवमेंट से ज्यादा ऊपर जाता है, और जब कुछ नीचे जाता है तो फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट होनी कम भी हो जाए, यहां पर नीचे आने की बात नहीं कर रहा हूं, पहले अगर 20% से बढ़ रहे थे, अभी 10% से बढ़े, तो भी स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल्स की इंप्रूवमेंट या डिसइंप्रूवमेंट से ज्यादा फास्ट चलता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा कमाने का मौका होता है। तो निफ्टी आईटी में भी सबको ऐसा लगा कि अब यूएस में थोड़ा सा रिसेशन है, या फिर यूरोप में रिसेशन है, जबकि कहीं भी रिसेशन नहीं है एज सच। और रिसेशन अगर होता भी है ना, जैसे जर्मनी ने 0.3% का रिसेशन दिखाया, यानी कि उनकी जीडीपी 0.3% से कम हो गई है, तो ये रिसेशन कोई परमानेंट नहीं होता।
अभी तक की हिस्ट्री में, हिस्ट्री मीन्स जो फोर्सीन हिस्ट्री है पीछे की, जब से स्टॉक मार्केट एक हेल्दी स्टॉक मार्केट्स हैं, कभी भी ये रिसेशन ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये रिसेशन नहीं चला है। जापान की सिचुएशन डिफरेंट है कि वहां के इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई दोबारा नहीं बनाया आफ्टर मैनी डिकेड्स, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है अब, और वहां पर जितने लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं, उतने न्यू बॉर्न बेबीज नहीं है। वहां के लोगों को बेबी करने में या पेरेंटहुड में अब आज की डेट में एज सच इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कपल मम्मी पापा अगर बूढ़े होते हैं तो 2 बच्चे नए जिंदगी में आने चाहिए, लेकिन वहां 2 नहीं आ रहे हैं। वहां का जो बर्थ रेशियो है इस तरीके से वो कम है। तो ये रीजन है, काफी लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इसलिए मैं वो आंसर कर रहा हूं। तो यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है, बिल्कुल सीधी सीधी सी। सबसे पहले एक बार ये देखते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो मैंने यहां पर निफ्टी इंडाइसिस.com ओपन किया, जो एनएससी का ही है, और निफ्टी आईटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। निफ्टी आईटी में कौन कौन सी कंपनीज हैं, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिखाया। टीसीएस की जो यहां पर भागीदारी दैट इज 27.38%, इन्फोसिस इज कंट्रीब्यूटिंग 24%, एचसीएल 9.35%। अब कुछ लोग कह सकते हैं विवेक भाई कंपनी तो टीसीएस बड़ी है, तो उसकी परसेंटेज यहां पर कम क्यों है, और इन्फोसिस सॉरी उसकी ज्यादा ही है, इन्फोसिस लेकिन उतनी बड़ी तो नहीं है, तो इसकी 24.12 कैसे। तो ये फ्री फ्लोट से होता है। फ्री फ्लोट वो परसेंटेज है जो प्रोमोटर्स से बाहर है, जो प्रोमोटर्स के कंट्रोल से बाहर है, उसके बेस पर इसको डिसाइड किया जाता है। उसके लिए आप अलग से सर्च कर सकते हो, या मैं भी एक वीडियो बना सकता हूं। सो एचसीएल इज कंट्रीब्यूटिंग 9.35, विप्रो 9.85, एलएनटी यहां पर एलएनटी आईएम जो माइंट्री के साथ है, एलटीआई माइंट्री 8%, कोफोर्स 2.98, परसिस्टेंट 4.72, एलटीटीएस 2.04, एम्फेसिस 2.97 एंड टेक महिंद्रा 8.57। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनीज हैं निफ्टी आईटी में। तो इन 10 कंपनीज का इंपैक्ट क्या है? 10 कंपनीज का यहां पर इंपैक्ट ये है कि जब हम मार्केट में हमने ये तो देख लिया कि आईटी कंपनीज आर डाउन, और कितना डाउन है आईटी कंपनीज मैं आपको दिखाता हूं। आईटी कंपनीज अभी हाल फिलहाल में अगर हम लेटेस्ट चार्ट पैटर्न देखने लगे तो टॉप से ये करीब करीब अगर हम एक बार पूरा परसेंटेज ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि टॉप हमारा यहां बना था, और अभी टॉप से 25.89% डाउन है, और जो इसका टॉप बना था दैट वाज मेड इन जनवरी 22, यानी कि 1.5 ईयर हो गया है, और टॉप तो बना ही नहीं है, बल्कि टॉप से 1.5 ईयर बाद भी ये इंडाइसेस 26% डाउन है। तो ये 26% डाउन होने का इंपैक्ट है कि स्टॉक मार्केट में यहां पर अगर हम पैसा लगाएं आईटी कंपनीज में, तो यहां ये रिस्क आता है कि टीसीएस में लगाया जाए, या इन्फोसिस में लगाया जाए, या एलटीआई में लगाया जाए, एलटीटीएस में लगाया जाए, कोफोर्स में लगाया जाए, एम्फेसिस में लगाया जाए, परसिस्टेंट में लगाया जाए, एचसीएल या फिर विप्रो या टेक महिंद्रा, किस में लगाया जाए। इस डर से हम लोग कई बार भयभीत भी होते हैं, और ये डर जायज भी है। तो ऐसे में सबसे अच्छा होता है कि हम इस पूरे इंडेक्स में ही पैसा लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी नहीं चले। ऐसा हो सकता है एक कंपनी नहीं चले, दूसरा लेट चले, तीसरा लेट चले, और जो पहले चले हम उसमें शायद पैसे ना लगाएं, क्योंकि हमें कैसे पता है कि इनमें से कौन सी पहले चलेगी। लेकिन ये पूरा इंडेक्स जरूर चलेगा, इस बात की गारंटी है। अभी गारंटी कैसे है, कितने टाइम में चलेगी, कितने में नहीं चलेगी, तो इस बात की पूरी एनालिसिस की गई, और इस एनालिसिस में मैंने 2003 जब से ये डेटा अवेलेबल है तब से लेके इस पे पूरा काम किया कि जब भी, आप ध्यान से समझना, जब भी इसने लाइफ टाइम हाई बनाया उसके बाद नीचे आया, तो वापस से लाइफ टाइम हाई पर जाने में कितना वक्त लगा। यहां पर मैंने ये पूरा नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए। बड़ा सिंपल है कि इस बार यहां से जो 9 जनवरी 2004 को लाइफ टाइम हाई बना था, वापस से सेम लेवल पर जाने में, नीचे आने के बाद 4 अक्टूबर 2004 में लाइफ टाइम हाई वापस आ गया। यहां पर 269 डेज लगे। उसके बाद में दोबारा से 184 डेज लगे, यानी कि जो लाइफ टाइम हाई के बाद कंसिडरेबल नीचे आया फिर वापस से गया, तो 184 डेज लगे। उसके बाद में 175 डेज लगे। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा क्योंकि इसमें 2008 की गिरावट भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन 1045 डेज लगे। 1045 डेज इज नथिंग बट 3 ईयर्स, 3 साल लगे यहां पर वापस से लाइफ टाइम हाई आने में। और जबकि यहां जो टोटल गिरावट थी, आप ध्यान से समझना, इस इंडेक्स में ये गिरावट 66% के आसपास थी। उसके बावजूद भी विद इन 3 इयर्स जो लाइफ टाइम हाई से लेकर
पूरी गिरावट आने के बाद पूरी रिकवरी आने में, यानी कि गिरावट और रिकवरी सब कुछ आने में विद इन 3 इयर्स वापस से लाइफ टाइम हाई पर आ गया। और इस लाइफ टाइम हाई आने में बहुत सारी आईटी कंपनीज लाइफ टाइम हाई पर नहीं आई। लेकिन अब यही बात हम कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए कि लाइफ टाइम हाई वापस से आ जाए और हम पैसे बनाए सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। तो वो इंडेक्स इसमें उस हमारी जो फियर है या जो हमारी समझ कम है, और या फिर समझ कम की बात भी नहीं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता, तो ग्रुप में लगाना है ऐसे में ज्यादा बेटर है। तो यहां पर अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स में पैसा लगाया जाए तो वो डर हमारा खत्म हो जाता है, वो रिस्क खत्म हो जाता है, डर भी नहीं रिस्क खत्म हो जाता है। उसके बाद में फिर से नीचे आया, 930 डेज लगे, उसके बाद में 160 डेज लगे, फिर यहां पर 1058 डेज लगे, यानी कि 3 इयर्स, तो 2 बार 3 इयर्स लगे हैं इससे पहले। फिर 213 डेज, 293 डेज, 148 डेज, एंड यहां पर छोटे छोटे दिन लगे 61 डेज और 94 डेज। अभी जो ये गिरावट है मैं ये लेकर चलता हूं क्योंकि आज तक इस पूरे टाइम में 20 इयर्स के पीरियड में मैक्सिमम टाइम जो निफ्टी आईटी इंडेक्स को टॉप पर आने में लगा है वो 3 इयर्स लगे हैं। ध्यान से समझना, 3 इयर्स लगे हैं मैक्सिमम। अगर हम अभी भी लेकर चल लें कि 1050 डेज अगर हमारे लगते हैं अभी भी, तो टोटल मिलाकर यहां पर कब तक ये हमारा स्टॉक प्राइस वापस से पहुंच जाएगा अगर हम इस बात को लेकर चलें। आप ध्यान से समझो, मैंने यहां से 105 डेज कैलकुलेट किए और जो हमारा ये टाइम पीरियड निकल कर आता है ये आता है 15 नवंबर 2024। यहां पर 15 नवंबर 24 तक हमारा ये टाइम आता है। अब आज की डेट में प्राइस कहां पर है? आज की डेट में 29 मई को, 29 में ले सकते हैं या 28 ले सकते हैं, 29 ही क्योंकि मंडे है 29। आज की डेट से लेकर और टॉप तक पहुंचने में अभी कितने दिन बाकी हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां से 105 डेज, 1050 डेज मैक्सिमम टाइम जो अभी तक की हिस्ट्री के बेस पर लगा है, हम वहां तक भी लेने लगे लेटेस्ट प्राइस से लेकर। तो भी हम यहां पर इस चीज को चेक कर लेते हैं एक बार, और यहां हम इसको काउंट करते हैं और काउंट करके देखते हैं कि कितना टाइम हमारा बचता है। सो दिस इज 539 डेज, यानी कि करंट से लेकर 539 डेज हमारे बचे हैं 1050 डेज पूरे होने में, यानी कि जो हमारा 34.49% का अपसाइड मूवमेंट है अभी तक की हिस्ट्री के बेस पर, 20 इयर्स की हिस्ट्री के बेस पर, ये नेक्स्ट 536 डेज में पूरा हो जाएगा। अब 536 डेज कितने होते हैं एक बार ये चीज चेक कर लेते हैं। सो 536 डेज सिर्फ और सिर्फ 1.5 ईयर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। सो 536 डिवाइडेड बाय 30, यहां पर ये हमारा 17.86 मंथ्स निकल कर आता है। सो बेसिकली 17 to 18 मंथ्स के बीच का ये टाइम पीरियड है, और ये अभी तक की हिस्ट्री के बेस पर श्योर है। अब पॉइंट ये आता है विवेक भाई, जो हिस्ट्री में हुआ जरूरी नहीं कि वो हमेशा से पूरा हो, और हो सकता है कि इस बार इसमें ज्यादा टाइम लग जाए। तो ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा तो हमेशा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्या रीजन है जो चीज लास्ट 20 इयर्स में आईटी के लिए नहीं हुई वो अब हो जाएगी? मेरे हिसाब से ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता। इंडिया एट प्रेजेंट इज इन द बेस्ट पोजीशन। आप इन सब चीजों को देखो, अभी फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर गए थे वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, या फिर बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स क्या कहते हैं। आप इंडिया की यहां पर सिचुएशन देखो क्या है। यहां पर इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि 20 इयर्स पहले इंडिया की पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं थी, हम लोग उतने रिच नहीं थे जितने आज की डेट में हैं। और जैसे ही रिचनेस बढ़ती है तो कंट्री की एक जो पकड़ है इंटरनेशनल लेवल पर वो स्ट्रांग होती है। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पर हैं, एवरी 10 इयर्स हम बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की डेट में वो रिस्क नहीं है। एक और बात, ये कंपनीज जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज हैं, जिन कंपनीज को सर्विस देती हैं, वो कंपनीज बर्बाद नहीं होने वाली। जो लोग ये कहते हैं ना कि यहां रिसेशन आ जाएगा विवेक भाई, अब इन कंपनीज में कुछ नहीं रखा, तो इन्फोसिस, टीसीएस, यही कंपनीज इंडियन बैंकिंग सर्विस को भी, बैंकिंग सिस्टम को भी सर्विसेज देती हैं। ये कंपनीज बंद हो गई ना तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे किसी भी बैंक में, कोई ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा यहीं से कंट्रोल होता है। तो ये कहना बिल्कुल एक बचकाना सा होगा, या हमारी इग्नोरेंस होगी, या समझ की कमी होगी जो हमें पूरी करनी है बेसिकली, चीजों को समझ के कि ये कंपनीज में वो दम नहीं है,
ये आईटी कंपनीज हैं, इनमें दम नहीं होगा तो किस में होगा? आईटी सर्विस कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, ये उनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो कंपनीज लगातार चलती रहेंगी। हम क्या ये कहने वाले हैं रिसेशन को लेकर कि अब गूगल मैप यूज नहीं करेंगे हम? क्या हम ये कहने वाले हैं कि एप्पल फोन यूज नहीं करेंगे, या हम ये कहने वाले हैं कि जीमेल यूज नहीं करेंगे और वापस से चिट्ठी लिखकर तब भेजा करेंगे? नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। क्या हम ये कहने वाले हैं कि अब हम वापस से चेक काट कर दिया करेंगे और हम अकाउंटिंग ऑनलाइन करने के बदले एसएपी पर या ओरेकल पर करने के बदले हम वापस से हाथ से बही खाता लिखा करेंगे? ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो न्यू न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सबको आईटी कंपनीज चाहिए, उनको सर्विसेज चाहिए। ये बढ़ता हुआ बिजनेस है। तो बढ़ता हुआ बिजनेस कैसे होता है? ये डिमांड के जैसे है। डिमांड बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, फिर थोड़ी सी रुक जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, नीचे नहीं आती है, रेवेन्यू कम नहीं होती है। आप इन सारी कंपनीज का वापस से पुराना, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, इनका आप स्टेटमेंट उठाकर तो देखो, बैलेंस शीट देखो, P&L स्टेटमेंट देखो, रेवेन्यू आज तक कम नहीं हुई, इनके नेट प्रॉफिट कभी कम नहीं हुए, रुके बढ़े, रुके बढ़े, रुके बढ़े। एंड दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर सारे रिस्क खत्म होते हुए इस पर्टिकुलर ईटीएफ में पैसा बनाने का मौका है। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, वर्ल्ड है, स्टॉक मार्केट है, कहीं कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में हमें वो पैसा लगाना चाहिए जो कम से कम 3 इयर्स तक लगा कर रख सकें, जिसकी 3 इयर्स के विद इन 3 इयर्स हमें जरूरत ना हो। दूसरा, उधारी का पैसा नहीं लगाना चाहिए। एंड थर्ड, जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, मेरे हिसाब से जब तक हमें रूल्स तोड़ने ना आ जाएं तब तक 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। यहां इस ईटीएफ को एक स्टॉक ही माना जाना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सिर्फ अपना पैसा 3 इयर्स के लिए जिसको लगाकर रखा जा सके, वही करके हम लोग मार्केट में एवरी 3 इयर्स अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। और अगर एवरी 3 इयर्स हम अपने पैसे को डबल कर पाए तो 30 इयर्स में हमारा पैसा 1000 टाइम्स हो सकता है। 1 करोड़ कैन बिकम 1000 करोड़। आप ये कैलकुलेशन करके देखना, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इन्हीं कैलकुलेशंस को करके लोग अंबानी, अदानीज एंड टाटास, बिरलास ये सब बने हैं या फिर बने रहे हैं। बिना इसके काम नहीं चलता। जो लोग ये सोचते हैं विवेक भाई मजाक है क्या, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए जॉक, मजाक नहीं है, ये सीरियस लोगों का काम है, ये मेहनती लोगों का काम है। आप भी मेहनती हो तभी वॉच करते हो वीडियोस को, तभी समझने की कोशिश करते हो। मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ बनाए रखें। मींस सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुद से देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।